हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। बरेली जनपद से तहसील मीरगंज गांव अग्रास निवासी स्वतंत्रता सेनानी पुत्र स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री की बेटी तेजस्वरी सिंह, वार्ड नंबर 28 जिला पंचायत सदस्य ने सिटीजन वॉइस से साक्षात्कार के दौरान विधानसभा मीरगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जी हाँ, बताते चले कि आगामी चुनाव नजदीक है और गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी की बेटी तेजस्वरी सिंह ने बिना भेदभाव लोगों के कार्य करने की बात कही है। वे हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने कहा कि गलत व्यक्ति की मैं सिफारिश नहीं करती हूं। संवाददाता कमर बेग के साथ सिटीजन वॉइस, बरेली, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 28 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय तेजस्वी जी के आवास पर, और मैं इनसे मुखातिब कराऊंगा आपको। और आपकी एक ऐसी शख्सियत है 1947 से लेकर अब तक आपके पिता आदरणीय स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह जो यहाँ के एमपी हुआ करते हैं, और उस समय से लेकर आज तक बरेली को एक इन्होंने अलग छाप दी थी। उन्हीं के नाम से बरेली की एक पहचान भी थी। आज उन्हीं के संस्कारों को, उन्हीं के आदर्शों को आप उनकी बेटी तेजस्वी सिंह आगे ले जा रही हैं, और उन्हीं के नाम को आज कई प्रकार से उनको उनके सिद्धांतों पर चल रही हैं। मैं आपसे मुखातिब कराने जा रहा हूं आदरणीय तेजस्वी सिंह से। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने परिवार का कुछ परिचय दीजिए हमारे श्रोता को। अपने परिवार में जो आपके पिताश्री थे वो यहाँ पर एमपी रहे, और उनके एमपी रहने के बाद उनके आप किन आदर्शों को लेकर आज जनता में आप हैंगी? मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा परिवार जीविकोपार्जन के लिए खेती करता था। हम सैकड़ों वर्ष पहले ज़मींदार थे, लेकिन जब हमारी ज़मींदारी चली गई उसके बाद एक साधारण किसान की तरह मेरे पिता ने अपना जीवन यापन किया, और मैं एक किसान की बेटी। जहाँ तक मेरे पिता के आदर्शों की बात है, मेरे पिता अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपने परिश्रम के बल पर 25 वर्ष पंतनगर फार्मर्स क्लब के प्रेसिडेंट रहे। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को। और बरेली में रबर फैक्ट्री, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, उस फैक्ट्री के वो 20 वर्ष यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, और लेबर के हितों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई की। रबर फैक्ट्री को बंद होने से बचाया और मज़दूरों को उनका हक दिलवाया। ये सारे काम मेरे पिता करते रहते थे। किसानों की लड़ाई लड़ते थे, किसानों के लिए ये बीज, खाद, डीजल, पानी, इस सब की व्यवस्था करना, ये सारे काम मेरे पिता करते थे। मैंने उनको जो सेवा करते समाज की देखा, जो संघर्ष करते देखा। पशु और पक्षियों को अपने हाथ से चारा खिलाते थे, कबूतरों को पालते थे, उन्हें दाना अपने हाथ से खिलाते थे। जिस तरह से मैंने पापा को पशु पक्षी जानवरों से प्रेम करते देखा, हमारे यहाँ गाय पलती थी, भैंसें पलती थी, उनका दूध जनता में बांट दिया जाता था। हमारे खेती में जो गेहूं और चावल और चीज़ें, अनाज होता था, वो जनता में बांट दिया जाता था। मैंने अपने पापा को जो जनसेवा करते देखा एक किसान और एक जनसेवक के रूप में, वो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा इतना सशक्त बनाए कि मैं गरीबों, कमज़ोरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ कर सकूं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ बात देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें भी आपके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, देश आज़ाद होने के समय आपके दादाजी के क्या कर्तव्य रहे, कैसे करके उन्हें देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई? मेरे दादाजी महात्मा गांधी और इन लोगों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। मेरे दादाजी 3 भाई थे, तीनों भाई और उनके करीब 10-12 मित्र, टोटल 15 लोग मेरे गांव से आते थे जो भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत यातनाएं दी, मारा पीटा, जेल में डाल दिया, और यहाँ तक कि मेरे दादाजी को एक दवा ने रिएक्शन कर दिया, और उस दवा के रिएक्शन में मेरे दादाजी की मौत हो गई जब मेरे पिता केवल 6 वर्ष के थे। और मेरी दादी ने और मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया। आप समझ सकते हो कि
जब बच्चा 6 वर्ष का होता है उसके पिता चले जाए, शायद यही कारण था कि मेरे पापा बहुत बड़े जनसेवक बने, न केवल जनसेवक बल्कि वो जननायक बन के उभरे, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और निश्चित तौर पर मेरे दादा, मेरे पापा मेरे आदर्श। अभी बहुत ही भार विभोर शब्दों में आदरणीय तेजस्वी जी ने अपने दादाजी की वो कहानी बताई, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। हम भी अपने चैनल की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी आपके दादाजी और पापा जी को सैल्यूट करते हैं। और अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने शो को रोकना पड़ा क्योंकि तेजस्वी सिंह जी जो है थोड़ी सी भार विभोर हो गई हैं। हम 1 मिनट को रोक के फौरा फिर मुखातिब होंगे। हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए। राष्ट्र अभी हमारे साथ फिर से एक बार आदरणीय तेजस्वी सिंह जी मुखातिब हो रही हैं और अब मैं इनसे जानूंगा, अगर मैम जी आपको पार्टी ने विधानसभा से टिकट दिया तो आपका क्या मन रहेगा? अभी जिस तरह जिला पंचायत में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और वार्ड नंबर 28 की जनता ने मुझे अपने पलकों पर बिठाया, लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए मैं बहुत तेज हूँ, गुस्सैल हूँ, डांटती हूँ, डपटती हूँ, मगर पूरा बरेली जनपद गवाह है। तमाम बड़े लोगों के विरोध के बावजूद मैं बम्पर जीत कर आई हूँ। 60% वोटों में अकेली मैं और 40% वोटों में सारे प्रत्याशी। उसके बाद जिस तरह से भोजीपुरा और मीरगंज से मुझे चुनाव लड़ने की डिमांड आ रही है, लोग जनता लगातार मेरे घर आ रहे हैं, मुझसे फ़ोन पे संपर्क, घर आकर मुझे अपने घर बुलाकर जिस तरह का दबाव बना रहे हैं कि या मीरगंज या भोजीपुरा एक जगह से आप चुनाव लड़िए विधानसभा का, हमारा प्रतिनिधित्व करिए, हमें आप जैसा नेता बरेली का प्रतिनिधित्व करने के लिए चाहिए। उससे निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद बंधी है कि जब जनता इतना चाहती है तो मेरी पार्टी इस पर विचार करेगी। और यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मुझे लगता है कि जनता मुझे फिर जिला पंचायत की तरह चुनाव जिताकर लखनऊ भेजेगी। भाजपा पार्टी का एक बहुत ही फेमस नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस नारे के ऊपर आपकी ओर से क्या कार्य किया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं होता सबका साथ सबका विकास, तो जिस तरह अन्य दलों के नेताओं ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, परम आदरणीय मुलायम सिंह जी सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने परिवार में कम से कम 20 ब्लॉक प्रमुख और 10 राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बनाए, विधायक बनाए। मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपने परिवार को, जो एक गरीबी से उठकर लखनऊ पहुंची थी, इतना धनाढ्य बना दिया, अरबों खरबों की संपत्ति की वो और उनके भाई और भतीजे मालिक हो गए। उस तरह मेरा नेतृत्व नहीं है। मेरे नेतृत्व ने परम आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने एक मिसाल तय की है, और वो मिसाल ये है कि मोदी जी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया और ना ही योगी जी ने अपने परिवार को बढ़ाया। और वो किसी विधायक, सांसद या मंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, ना कि अपने परिवार की सेवा करेंगे। और मेरा भी ये मानना है कि हम सारे समाज को लेकर चलें, हर जाति और वर्ग को लेकर चलें, हर धर्म को लेकर चलें। यदि मैंने केवल अपने समाज और अपने घर और अपने पुत्र और अपने परिवार के लिए किया तो मुझे ऐसी समाज सेवा से कोई मतलब नहीं। मेरा भी आदर्श मोदी जी और योगी जी हैं, का परिवार आगे नहीं है और मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। मैं जो भी करूंगी वो समाज और देश के लिए करूंगी। आपसे मेरा एक सवाल और है, जैसे कि यदि मीरगंज विधानसभा से आपको पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने आपको मौका दिया, तो वो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आपकी प्राथमिकता में होंगे, वो सबसे पहले कराना चाहेंगे? चाहे मैं भोजीपुरा से विधायक बनूं या मीरगंज से विधायक बनूं, हमारे क्षेत्र में सड़कें बहुत ख़राब हैं। इतनी ख़राब हैं कि हर 2 वर्ष में गाड़ी ख़राब हो जाती है। मेरी भी कम से कम 4-5 गाड़ियां पिछले 10 वर्षों में सड़कों के कारण टूट चुकी हैं। तो सड़कें बननी चाहिए दोनों विधानसभाओं में, पुल बनने चाहिए। शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है, टीचर्स तनख्वाह तो पूरी मांगते हैं, अगर नहीं मिलती है तो आंदोलन कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में। मैं कोशिश करूंगी कि सड़कें बने, पुल बने और स्कूलों में, शिक्षा विभाग में
ख़ास ध्यान दिया जाए इस बात का कि क्या शिक्षक जो वेतन पा रहे हैं उतना वो बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। ये 2 मेरी प्राथमिकताएं होंगी। और तीसरी प्राथमिकता होगी लॉ एंड ऑर्डर। यदि मैं जनप्रतिनिधि हुई तो मेरे क्षेत्र में गुंडे नहीं रह पाएंगे, उन्हें मेरे क्षेत्र से बाहर जाना होगा। गुंडों के लिए मेरे क्षेत्र में जगह नहीं रहेगी अगर मैं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगी तो। आपसे एक और सवाल, महिलाओं के लिए ऐसे आप कौन से कार्य करेंगी जिससे महिलाओं को ये लगे कि आज हमारे मीरगंज विधानसभा या भोजीपा विधानसभा की महिला विधायक चुनकर आई हैं, उसके आप महिला को ऐसी कौन सी आप खास चीज़ देना चाहेंगे? महिलाओं को घर में सम्मान, समाज में सम्मान, देश में सम्मान, ये उनकी ज़रूरत है और ये उनका अधिकार है। मेरी कोशिश आज भी यही रहती है, जब बच्ची थी तब भी रहती थी कि हर महिला को उसका अधिकार मिले। और मैं इस अधिकार को पाने और दिलाने के लिए बहुत बार समाज में लड़ी भी हूँ। कई महिलाओं के अधिकार की मैंने लड़ाई भी लड़ी है, यहाँ तक कि अपने परिवार में अपनी दादी और अपनी माँ के लिए भी मैं लड़ी हूँ। और आज भी समाज की महिलाएं जब वो अपने पति से पिटती हैं, अपने पिता से या भाई से उन्हें कुछ नहीं मिलता, या उन्हें जहाँ नौकरी कर रही हैं वहाँ उनका बॉस टॉर्चर करता है, तो शायद मेरे पास महीने में कम से कम 20 या 25 महिलाएं ऐसी आती हैं कि दीदी हमारे बॉस ने ये कर दिया, दीदी हमारे प्रधान जी ने ऐसा कर दिया, दीदी हमारे पति ने हमें घर से बाहर कर दिया, या मेरे भैया मुझे जो है कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैं चूँकि उनके लिए करती हूँ तभी तो वो आती हैं। और ये मेरा मकसद है, मुझे भी सम्मान चाहिए और मेरी तरह जो अन्य महिलाएं हैं उन्हें भी मैं सम्मान दिलाने की कोशिश आज भी करती हूँ जब मेरे पास पावर और पैसा नहीं है। यदि मेरे पास पावर और रुतबा होगा तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि देश की, समाज की, गांव की, मोहल्ले की हर महिला को उसका 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और हमारा जो पहले नारा था मोदी जी का दिया हुआ, सबका साथ सबका विकास, वही रहेगा। और उत्तर प्रदेश चूँकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का योगी जी का नारा है, तो हमारी सरकार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। और हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो योजनाएं लेकर आए हैं, हम उनको जो अधूरी रह गई हैं इस सरकार में, उनको पूरा करने का काम अगली सरकार में करेंगे। आखिरी आपसे एक सवाल है, जैसा कि जन्म कृष्णाष्टमी का पर्व आने वाला है, ऐसे में अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी जनता को और प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक ही संदेश है, सबसे मिलकर रहें, प्रेम से रहें, जाति, धर्म, ऊंच और नीच के भेद को भुला दें, साथ में अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ें। अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है निश्चित तौर पर उसका विरोध करें। मैं भी लड़ती हूँ, आप भी लड़िए, अपना अधिकार हासिल कीजिए, लेकिन किसी को अनावश्यक तौर पे दबाएं ना, किसी की ज़मीन ना छीनें, किसी के बेटे की रोटी ना छीनें, किसी की पत्नी या बेटी की तरफ गलत निगाह ना उठाएं। समाज में सम्मान और प्रेम का संदेश ही मेरे लिए धर्म है, वही मेरा कर्म है, वही मेरी पूजा है। और मेरे परमात्मा ने मुझे शायद ये शक्ति दी है कि मैं हर अन्याय का विरोध करती हूँ और लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ। आपका भी प्रेम से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हमारा भाई और बहन का संबंध बना रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ में मुखातिब हो रही थी आदरणीय तेजस्वरी सिंह जी, जिन्होंने कई ऐसे मूल बिंदुओं बताए और समाज के सुधार के लिए भी उन्होंने कई ऐसे हमें कई प्रकार से रास्ते बताए, और जो युवा भटक गए हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए भी उन्होंने कई ऐसी बात कही। आपका सीधा तौर पर कहना है कि अपने अधिकारों की आदमी को लड़ाई लड़ना चाहिए। यदि आप गलत हैं तो गलत की आप सिफारिश नहीं करती हैं, अगर आप सही हैं तो आपके साथ आधी रात हर समय ये हाजिर हैं। और इसी की ये वजह है कि आप वार्ड नंबर 28 से ज़िला पंचायत अच्छे वोटों जीती हैं। मीरगंज विधानसभा से कमर बेग की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली की नगर पंचायत शाही में बीते कल से संविदा सफाई कर्मचारी ईपीएफ का पैसा 2 साल से रुका हुआ मांग रहे हैं। ईपीएफ के पैसे को लेकर संविदा सफाई कर्मचारी नगर पंचायत शाही के योग से लगातार गुहार लगा रहे थे। वहीं चाहे हर बार बहाना बनाकर संविदा कर्मचारियों की बात को टाला जाए, जिससे वे मजबूर होकर इस तरह के आंदोलन करने में मजबूर हुए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर एसडीएम मीरगंज के आश्वासन पर दूसरे दिन धरना समाप्त किया है। देखिए क्या कुछ मांगे रही हैं और क्या इस पूरी रिपोर्ट में है। संवाददाता कमर बेग के साथ बरेली, उत्तर प्रदेश।
नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली जनपद के नगर पंचायत कार्यालय शाही में और यहाँ पर संविदा कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि 2 साल से इनका पीएफ का पैसा सरकार ने नहीं डाला, जिसके चलते इनकी परिवारों का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। लगातार उन्होंने कई बार मांग भी की इस ओर, मगर यहाँ के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज मजबूरी होकर इन्होंने पिछले 2 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हम जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल वाल्मीकि है। आज आप जो यहाँ पर धरने बैठे हैं, इसके पीछे क्या खास वजह है? खास वजह साहब ये है, हमारा पीएफ का मतलब पैसा कटा हुआ 2 साल से कट रहा है लगभग, वो हमारे खाते में आ जाना चाहिए। और 4 कर्मचारी जो हमारे सफाई कार्य पर नहीं है वो सफाई कार्य पर आ जाए। तो ये धरना आपका कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? जब तक हमारी साहब मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा जी। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार वाल्मीकि। आपकी क्या मांग है? यही मांग है सर, 2 साल से जो पीएफ कट रहा है ये खाते में आ जाए, और जो 4 कर्मचारी हमारे जो सफाई कार्य में है वो सफाई कार्य पे आ जाए। तो यहाँ पर कितने दिनों से आपका ये धरना चल रहा है? कल से चल रहा है सर। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो फिर क्या कदम होगा आपका अगले? सर हम तो यहाँ बैठे हैं, धरना जारी रहेगा हमारा। हमारे साथ एक और यहाँ पर सफाई कर्मचारी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे हम क्या मामला है पूरा। क्या नाम है सर, आपका? मेरा नाम जयदीप वाल्मीकि। तो क्या आपकी क्या मांग है? सर हमारी यही मांग है ये पीएफ का जो पैसा है हमारा लगभग 2 साल का, वो हमारे खाते में आ जाना चाहिए। जो सफाई पे कर्मचारी हमारे 4 जो हटके हैं हमसे, वो हमारे साथ में आना चाहिए। एरिया सर हम पे बहुत है, काम ज़्यादा पड़ता है कस्बे का, कस्बा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप यहाँ पर इसमें कितने लोग इस हड़ताल में मौजूद हैं? इस टाइम 22 कर्मचारी हम साफ हड़ताल में सफाई मौजूद क्या हैं। व्यवस्था है कस्बे में इस समय? साफ सफाई साहब ठप पड़ी हुई है, सब ठप है जी। तो इसको लेके आपका यूँ साहब का क्या कहना है? यो साहब तो सर यही कह रहे हैं कि अभी नहीं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद साहब लगभग 2 साल हो गए टालते हमने मजबूरन हो गए ये काम कराया हमने सर, धरने बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार विशेषज्ञ तीसरी कोरोना की लहर के लिए कह रहे हैं कि आने वाली है। उसके बाद भी यहाँ के नगर पंचायत शाही यो इनकी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके चलते शाही की सारी सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, गंदगी के अंबार हो चुके हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का और कस्बा वासियों का भी कहना है कि इसकी सफाई को लेकर शीघ्र व्यवस्था की जाए, मगर अभी तक यो शाही ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है और इनको पिछले लगातार कई महीनों से ईपीएफ का पैसा डालने के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अब जब वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, तब ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आखिर देखने वाली बात होगी यो शाही कब तक इनकी मांगों को मांगेंगे, या फिर सफाई संविदा कर्मचारी ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। विधानसभा मीरगंज से कमर बेग की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि मीरगंज के गांव चुरई दलपतपुर में मोहल्ला ताकिया में लियाकत व अबरार के परिवारों में कई दिनों से विवाद चल रहा था, जो शुक्रवार को शाम के समय दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ने पर जमकर पथराव हुआ, मोहल्ले में चीख पुकार होने लगी। हमलावरों ने घरों में घुसकर लोगों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिलाओं और बच्चों को भी जमकर पीटा। गली में लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हमलावरों ने लोगों को ढूंढ कर पीटा है। रोड पर मारपीट होने से मोहल्ले में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। इस झगड़े को रुखसाना रियासत और शमशाद अहसन घायल हो गए हैं। पुलिस घायलों को थाने ले गई। पुलिस ने घायल रुखसाना रियासत व शमशाद को सीएचसी भेज दिया। बेरहमी से पीटने से किशोर अहसान निढाल हो गए हैं, उसकी तो मेमोरी भी चली गई है। ये इतने गंभीर हालात हैं। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। वो तो बहुत अद्धा मार रहे हैं। बनी आता ढंग से बनना रही है, ये थोड़ा नीचे करके बना, वरना कोई देखेगा तो कहेगा तो वीडियो बना पूरी पब्लिक आई लेकर कर। अरे मोटा खाएगा, अरे मोटा है, मोटा तो वैसे बचा रहा हूँ। अरे मोटा हो वो कोई फिल्म मर वो लग रही है, मरो ना है। अरे घेर रहे हैं, घेर यार तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अरे कैसे